ORI पढ़ लिए थे लोग, स्टार्ट करना था। ORI बताए थे हम। हाँ, संवाहक में जो है कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। संवाहक में जो है कम से कम जो है कितनी चीज़ें चाहिए बताएं। एक तो वर्ण योग्य ORI चाहिए, ORI के बाद क्या चाहिए, वर्ण योग्य चिन्हक, और फिर क्या चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर, इन्हीं को कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेलेक्टेबल मार्कर जो है इन्हीं को कहते हैं। इसके बाद जो आता है एक और वो क्या है बताएं हम लोग। एक और जो है आएगा इसके बाद, ये देखें हम लोग, क्लोनिंग स्थल, ठीक है ना। क्लोनिंग स्थल जिसको हम लोग उस दिन देखे थे, आज फिर देखेंगे हम लोग। तो एक बार ना फिर से देख लेते हैं ORI क्या है। ORI के बारे में हमने बताया था, ये रहा प्लाज्मिड हम लोगों का PBr 322, और PBr 322 में कितने बेस पेयर होते हैं ये हम लोग याद रखेंगे। 4300 कितना 61 बेस पेयर होता है, 4361 बेस पेयर होता है, ठीक है ना। तो ये जो है PBr 322 हो गया। अब इसमें हम लोगों को DNA जोड़ना रहता है, अपना डिज़ायरेबल DNA जो है जोड़ना रहता है। तो डिज़ायरेबल DNA जोड़ने के लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर इस प्लाज्मिड में ORI नहीं रहता है तो हो सकता है कि हमारे डिज़ायरेबल DNA का कॉपी ना हो, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पे रहता है कौन, ORI, तो हमारे जो डिज़ायरेबल DNA है, हमारे जो बाहरी जीन हैं, उनका अगली पीढ़ी में स्थानांतरण जरूर होगा, रेप्लिकेशन जरूर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें उपलब्ध करवाता है ORI, इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। किसको, ORI को, समझ में आ रहा है ना। ORI जो है ये हम लोगों को देखना होता है। ORI जो है हम लोग कह लेते हैं, ये देखें लिखा हुआ है एकदम बढ़िया से कि यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की क्या होती है, शुरुआत होती है, समझ में आ रहा है ना। जब कोई DNA का खंड इस अनुक्रम से जुड़ता है तो परपोषी कोशिका के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, प्रतिकृति बना सकता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था, इसको उस दिन के क्लास में हम बता दिए थे डिटेल में। अगर इसको और ज़्यादा जानना है तो उस दिन का वीडियो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी आज हम लोग चलते हैं आगे पढ़ने, क्या चीज़, वर्ण योग्य चिन्हक, ठीक है ना। तो वर्ण योग्य चिन्हक क्या होते हैं, वर्ण का अर्थ क्या होता है, सेलेक्ट करना, ठीक है ना। और चिन्हक हम लोग बोलते हैं मार्कर को, यानी ये ऐसे मार्कर होते हैं जो हमारे डिज़ायरेबल DNA को पहचान करके बताते हैं कि वो चीज़ें प्लाज्मिड में आई हैं या नहीं आई हैं, समझ में आ रहा है ना। अभी उसको देखना है हम लोगों को, इसको अलग से टॉपिक में जो है एक बार देखेंगे। एक फिगर दिया था क्या जहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइमों की गतिविधि हम लोग देखे थे, हाँ ये रहा, ये रहा। एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने की टेक्निक हो गई। तो इसमें क्या है ना कि ये बाहरी DNA हो गया हमारा, समझ में आ रहा है ना, ये बाहरी DNA हो गया। और ये कौन सा DNA हो गया, संवाहक प्लाज्मिड हो गया ये। तो प्लाज्मिड में हमने अभी पढ़ा कि ORI होना चाहिए, ORI के पास हमने कट लगाया, ठीक है ना। कौन से एंजाइम की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। इस वाले DNA को हमने काट लिया, कौन से एंजाइम की मदद से, प्रतिबंधन एंजाइम। इस वाले DNA को हम लोग छोटे बड़े खंडों में छांट लिए, किसकी मदद से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल वैद्युत का संचलन, समझ में आ रहा है ना। जेल वैद्युत का संचलन, कौन सा जेल यूज़ किया जाता है उसमें, आगार जेल। कहाँ से निकाला जाता है आगार जेल, समुद्री घास। कौन कौन समुद्री घास, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और कौन, ग्रेसिलेरिया हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग DNA को छांट लेते हैं तो जिस पीस को जोड़ना है हम लोग कौन से एंजाइम की मदद से जोड़ते हैं उसको, लाइगेज, लाइगेज की सहायता से उसको जोड़ देंगे। अब ये बन गया हमारा पुनर्योगज DNA अणु। लेकिन सवाल है कि ये पुनर्योगज DNA अभी जीव के बाहर न है, अभी बहुत सारा चैलेंज आएगा। सबसे पहले तो इसको जीव शरीर के अंदर भेजना है। जीव शरीर के अंदर भेजने के लिए परपोषी आतिथेय, कहीं भी मेहमानी में जाते हैं बता के जाते हैं कि बिना बताए पहुंच जाते हैं, बिना बताए, बता के पहुंचते हैं ना, क्यों बता के पहुंचते हैं, हाँ आतिथेय होगा हमारा, समझ में आ रहा है ना। बिना बताए पहुंच जाए तो पता चला 10 तो नहीं मिलेगा है कि नहीं। तो यहाँ ये परपोषी है, समझ में आ रहा है ना, इसको आतिथेय बनाना होगा।
मतलब इस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर पाए, इसके लिए तैयार करना होता है। 3 प्रक्रियाएं होती हैं। जीवाणुओं के लिए अलग प्रक्रिया है, जंतु कोशिका के लिए अलग प्रक्रिया है और पादप कोशिका के लिए अलग प्रक्रिया है। तीनों को जो है हम लोग आगे टॉपिक में देखेंगे, इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हमारा डीएनए चला जाता है इसके अंदर, तो वो इसी जीव में न गया है। इसकी जो संतानें होंगी, क्या गारंटी है कि उनमें आया है कि नहीं आया है कि नहीं? तो वो चेक करने वाला मेथड हमारे पास होना चाहिए। और वही चेक करने वाला 2 मेथड होता है। एक जो है हो गया सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्हक जो हम लोग बता रहे हैं, उसमें प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करके चेक किया जाता है कि ये रूपांतरज हुए हैं या अरूपांतरज हुए हैं। रूपांतरज का अर्थ हो गया कि जो मतलब रूपांतरण करने के बाद उनसे जन्म लिए हैं। रूपांतरज, रूपांतर, और ज का मतलब होता है जन्म लेना। जैसे कहा जाए जलज, जलज का अर्थ हो गया जल से जन्म लेने वाला, तो ज का मतलब जन्म लेने वाला होता है। रूपांतरज अर्थात जो जीव रूपांतरित हो गया है उनसे वो जन्मे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ बताता है यहाँ पे, ठीक है। और रूपांतरज भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ओआरआई के अगर इधर उधर हो जाता है हमारा डिजायरेबल डीएनए, तो फिर उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो वैसे जीव जो है क्या हो जाते हैं, अरूपांतरज हो जाते हैं। तो उनकी पहचान करनी पड़ती है। अरूपांतरजों को लेके क्या फ़ायदा? मान के चले हम लोग इनको इंसुलिन बनाने के लिए तैयार कराए हैं, तो ये रूपांतरज हो गया है, ये नहीं हुआ है। इंसुलिन बनवाना है तो खाना तो दोनों को देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, तो इसको बेकार में हम लोग क्या लिए खिलाएंगे? समझ में आ रहा है ना? इंसान जो है बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है, पता है ना? स्वार्थ है तभी कोई काम हो रहा है। एक जीवाणु तक को नहीं खिला सकता है इंसान। समझ में आ रहा है ना? भले जीवाणु जो है उसको मरने के बाद आके खाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जीते जी जो है उसको नहीं खिला सकता है। तो इसको हम लोग क्यों पोषण देंगे? इसको पोषण देने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन रूपांतरज है और कौन रूपांतरज नहीं है। इसकी पहचान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पहचान करने में ही हेल्प करता है हमारा कौन, बताएं? वर्ण योग्य चिन्हक, ठीक है ना? बच्चे होंगे वो, हाँ बिल्कुल बनाएंगे, उसके बच्चे भी इंसुलिन बनाएंगे। नहीं बना सकते हैं, होता है ऐसा, तो उनको हम लोग पहले ही पहचान लेते हैं, पहचान के उनको मार देते हैं। अभी आगे जस्ट पढ़ेंगे हम लोग। जो रूपांतरज होते हैं उनको छांट लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और जो अरूपांतरज हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं। समझ में आया? तो अब हम लोगों को देखना होगा रूपांतरज। यहाँ देखें, एक वर्ड जो है हम लोगों को याद रख लेना होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है ना? इंग्लिश और हिंदी। रूपांतरण जो है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और रूपांतरजों को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स। और अरूपांतरज को कहा जाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और रूपांतरज को क्या कहा जाता है बताएं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं, ठीक है ना? यहाँ देखेंगे हम लोगों को दिया होगा, ठीक है ना? यहाँ देख लेंगे एक बार, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं दिया हुआ है, कोई ना, आगे मिलेगा हम लोगों को। फिलहाल हम लोग याद रखें इसको, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना पड़ेगा। किसका किसका बताएं? रूपांतरज और अरूपांतरज। रूपांतरज को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट वो हैं जो बदल चुके हैं, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है? जो नहीं बदले हैं, जिनमें हम लोग अपना वांछित डीएनए डाले हैं परंतु वो बदले नहीं हैं, ठीक है। तो देखें हम लोग ओआरआई के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्हक की भी ज़रूरत होती है। वर्ण योग्य चिन्हक भी चाहिए। हाँ, यहाँ लिखा ही है, देखें, जो अरूपांतरजों, अरूपांतरज अर्थात नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ रहा है ना? इसको पहचान सके, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान सके और उन्हें समाप्त करने में सहायक हो। समझ में आ रहा है ना? और रूपांतरज को हम लोग क्यों जिंदा रखेंगे? ऐसा बिल्कुल होता है कि इंसुलिन बनाने वाले इसेरिचिया कोलाई हमने रूपांतरित किए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनके सारे बच्चे जो है इंसुलिन बनाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे हों जो इंसुलिन न बनाते हों, तो वैसे को पहचान के हम लोग मार देते हैं। तो पहचानने वाली चीज़ें हम लोगों को चाहिए कि नहीं? कैसे पहचानते हैं बताएं? उन चीज़ों को क्या कहते हैं जो पहचानने में मदद करती हैं? वर्ण योग्य चिन्हक। क्या कहते हैं उनको? वर्ण योग्य चिन्हक कहा जाता है, ठीक है ना?
और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि को होने दें। जो रूपांतरज हैं उनकी वृद्धि कराई जाए और जो अरूपांतरज हैं उनको क्या किया जाए, मार दिया जाए। समझ में आ रहा है ना, यही चीज़ें यहाँ होती है। ये वर्ण योग्य चिन्हक बताने में हमारी मदद करता है। क्या बताने में? हाँ, कौन कौन रूपांतरज हुए हैं और कौन रूपांतरज नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है ना। फिलहाल हम लोग याद रखें कि हमारे ई कोलाई जीवाणु के पास 4 चीज़ों के लिए जो है ना कोई प्रतिरोध होता नहीं है। 4 चीज़ें कौन कौन? एक एम्पिसिलिन हो गया, एक क्लोरैम्फेनिकॉल हो गया, एक टेट्रासाइक्लिन हो गया, टेट्रो लिख दिया है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, और एक हो गया केनामाइसिन। समझ में आ रहा है ना। ये 4 किसके नाम हैं? ये 4 प्रतिजैविकों के नाम हैं। 4 जो है ये एंटीबायोटिक्स हैं। क्या हैं ये? एंटीबायोटिक्स। तो इन चारों एंटीबायोटिक्स के प्रति लिखा भी है, जैसे एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिन्हक माने जाते हैं। एक अच्छे सेलेक्टेबल मार्कर ई कोलाई के लिए कौन माने जाते हैं बताएं? एम्पिसिलिन, क्लोरैम्फेनिकॉल, ठीक है ना, टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन। समझ में आ रहा है ना। 4 चीज़ें जो है एक बहुत बढ़िया सेलेक्टेबल मार्कर का काम करती हैं ई कोलाई के लिए। समझ में आ रहा है ना। क्यों ई कोलाई का काम करती हैं ये, मतलब ई कोलाई में जो है एक अच्छा सेलेक्टेबल मार्कर का काम करती है। रीज़न है वहाँ, क्योंकि सामान्य ई कोलाई जो होता है ना, सामान्य ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। मतलब इन चारों में से कोई भी एंटीबायोटिक अगर नॉर्मल ई कोलाई में डालते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चले एक माध्यम में हम लोग जीवाणु को पालने जा रहे हैं, एक माध्यम में हम लोग जीवाणु को पालने जा रहे हैं और उस माध्यम में पहले से ही एम्पिसिलिन है। क्या है? पहले से एम्पिसिलिन है। और हम लोग ना सामान्य ई कोलाई को पालने जा रहे हैं। तो क्या सामान्य ई कोलाई जीवाणु इस माध्यम में जीवित बचेगा? नहीं बचेगा। जीवित बचेगा क्यों? क्योंकि इस प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है, ठीक है ना। सामान्य ई कोलाई में इन चारों में से किसी भी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस नहीं होता है बिल्कुल भी। किनके पास बताएं? नॉर्मल ई कोलाई के पास। जब हम लोग बदल देंगे उसको, उसका प्लाज्मिड जो है निकाल के उसमें एम्पिसिलिन आर, टेट्रासाइक्लिन आर जोड़ देंगे, तब जाके उनमें जो है उनसे प्रतिरोध की क्षमता विकसित होती है। AMPR जोड़ दिए, AMPR लिखा था ना यहाँ ऊपर में, तो AMPR अगर जोड़ दिए हम लोग तो एम्पिसिलिन से बचने की प्रतिरोधकता आ जाएगी उनके अंदर, और अगर TETR जोड़ दिए तो टेट्रासाइक्लिन से बचने की प्रतिरोधकता आ जाएगी उनके अंदर। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से जो है हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं, वर्ण योग्य चिन्ह को समझते हैं। अब फिलहाल यहाँ हम लोगों को रूपांतरण की परिभाषा दी गई है, याद रखेंगे इसको। ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA के एक खंड को परपोषी जीवाणु में क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। आप आगे के खंडों में इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। आगे अभी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रूपांतरण का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एक टॉपिक, वर्ण योग्य चिन्ह। चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने। क्या है अगला टॉपिक बताएं? क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल को बहुत अच्छे से समझना होगा। देखें, एक प्लाज्मिड है हमारे पास, समझ में आ रहा है ना। तो एक प्लाज्मिड जो कि अतिरिक्त वृत्ताकार DNA होते हैं, समझ में आ रहा है ना, अतिरिक्त वृत्ताकार DNA होते हैं। इसका फिगर हमने दिया था बनाने के लिए, क्या बना के लाए हैं लोग? बिल्कुल, इसका फिगर जो है चेक करा के जाना है। तो ये देखें हम लोग TTR हो गया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कौन होता है? ORI होता है। यहाँ पे कौन होता है? ROP होता है, रेप्लिकेशन प्रोटीन होता है। समझ में आ रहा है ना। बाहर की तरफ जो है कितने? 8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो है स्थल होते हैं, मतलब उनके स्थल हो गए। समझ में आ रहा है ना। तो देखें, इस DNA को काटना है तो हमें बताया गया था कि अलग अलग साइट को काटने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है हम लोगों को अगर कट लगाना है तो हम लोग कौन से एंजाइम का प्रयोग कर सकते हैं? EcoR1 का, ठीक है ना। यहाँ पे कट लगाना है तो किसका यूज़ कर सकते हैं? CLAV1 का। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ऐसे करके जो है टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन साइट दिए गए थे।
मतलब इस प्लाज्मिड के किस भाग को काटना है तो कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाएगा, ये फिगर हम लोगों को अभी ऊपर दिया गया था, देखे भी हैं हम लोग, बनाए भी हैं। समझ में आ रहा है ना। तो होता क्या है ना कि विजातीय डीएनए को जब जोड़ना चाहते हैं हम लोग, विजातीय डीएनए मतलब हम लोग अपना वांछित डीएनए, जो डीएनए चाहते हैं इस प्लाज्मिड में जोड़ना, तो वांछित डीएनए को इस प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम हम लोग काम में लाते हैं कि नहीं। प्रतिबंधन एंजाइमों से ही ना इनको क्या किया जाता है, काटा जाता है। क्या कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइमों को, आणविक कैंची। समझ में आ रहा है ना, मोलिकुलर सीजर कहते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलें कि हम लोग इस प्लाज्मिड पे ना इको R1 अप्लाई किए, तो इको R1 जाके क्या करेगा, वो इसमें ढूंढने लगेगा कि किधर हम लोगों को GAA-TTC मिल रहा है कि नहीं। जहाँ उसको GAA-TTC मिलेगा वहीं पे इस प्लाज्मिड को क्या करेगा, कट लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाराई के पहले बाद में जहाँ पे भी उसको GAA-TTC मिलेगा वहाँ पे कट लगाएगा। अगर हम लोग वही काम जो है किससे करवाते हैं, HindII से करवाते हैं। याद है ना HindII का रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है। HindII का रेस्ट्रिक्शन साइट किनको याद है बताएं, 5वें सिरे से ये किसको पढ़ता है बताएं, भूल गए ना हम लोग, उस दिन के क्लास में बताए थे, G और क्या चीज़, T, ठीक है ना, GT पायरिमिडीन प्यूरिन और क्या था, AC। समझ में आ रहा है ना, A हो गया और क्या हो गया, C हो गया तीसरे सिरे की ओर। फिर 5वें से तीसरे की ओर पढ़ेंगे तो C के साथ कौन था, G, फिर यहाँ पे T, फिर यहाँ पे पायरिमिडीन, फिर प्यूरिन और फिर क्या चीज़, A और C। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है कट लगा रहा था किसके किसके बीच में बताएं, बिल्कुल प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में, यहाँ पे कट लगा रहा था। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से ये डीएनए को काट दिया। तो ज़रा एक बात सोचें हम लोग कि ये जो है रेस्ट्रिक्शन साइट हो गया कौन से एंजाइम के लिए बताएं, HindII के लिए हो गया। समझ में आ रहा है ना, HindII के लिए ये रेस्ट्रिक्शन साइट हो गया। उस स्थिति की ज़रा कल्पना करें हम लोग कि अगर HindII के पास 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होते, 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होते। 2 रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या कि ये इस जगह पर से भी काटता, और अगर कोई और बेस पेयर आ जाता, सपोज दैट कोई और बेस पेयर आ जाता, ठीक है ना, मान के चलें GAA-CTT आ जाता। समझ में आ रहा है ना, CTT आ जाता, इधर हम लोग क्या जोड़ते बताएं, AA, ठीक है ना, फिर क्या चीज़ GTT और फिर क्या चीज़ C, ऐसे हो जाता। तो सपोज दैट कि एक और प्रतिबंधन एंजाइम जो है ना, मतलब ये जो HindII है, इसका रेस्ट्रिक्शन साइट ये भी होता और इसी का रेस्ट्रिक्शन साइट ये भी होता। मान के चलें इसमें भी ये कहीं से कट लगा रहा होता, तब तो हमारे डीएनए का 2 पीस होता या बहुत ज़्यादा पीस हो जाता, बहुत ज़्यादा पीस हो जाता कि नहीं। एकदम ऑब्वियस सी बात है, समझने वाली। जितने ये तो HindII एंजाइम हमने डाल दिया इस पर, अब उसका जो जो पहचान स्थल होगा वहाँ से वो डीएनए को क्या करेगा, कट लगाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ ये लाइन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में हम लोग जानते हैं लाइन एक होता है बेशक, लेकिन उसके अंदर सार जो है छुपा होता है बहुत। समझ में आ रहा है ना, उसके मतलब सारांश जो है ये लिखा हुआ है हम लोगों का। एक्सप्लेनेशन चाहिए हम लोगों को समझने के लिए, वरना ये लाइन पढ़ लेंगे कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि अगर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास एक से ज़्यादा पहचान स्थल होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा। देखिए हम लोग लिखा भी है कि संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए, तब हम लोग जो है कहेंगे कि हाँ भाई उसका क्लोनिंग स्थल ठीक ठाक है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो जाता है, लिखा है संवाहक के अंदर अगर एक से अधिक पहचान स्थल होते हैं, होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं। देख रहे हैं ना, अगर एक से ज़्यादा पहचान स्थल होगा तो डीएनए को जहाँ पे ये दिखाई देगा वहाँ भी कट मारेगा, जहाँ ये दिखाई देगा वहाँ भी कट मारेगा। अगर कोई और जो है इसका पहचान स्थल होता तो वहाँ भी कट लगाता। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक ही पहचान स्थल होना चाहिए हमारे किस पे, संवाहक डीएनए पे। समझ में आ रहा है ना। जो जीन क्लोनिंग को क्या बना देते हैं, और जटिल बना देते हैं।
पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे डीएनए को काट देता है, और फिर जीन क्लोनिंग हम लोगों के लिए जो है मुश्किल हो जाता है। और एक और दिक्कत होती, विजातीय डीएनए खंड का लाइगेशन, बंधन, मतलब डीएनए से जोड़ना। जैसे इस प्लाज्मिड से हम लोग अपने बाहरी डीएनए को जोड़ना चाहते हैं, तो बाहरी डीएनए को जोड़ने के लिए जो है उन दोनों प्रतिजैविक, कौन दोनों प्रतिजैविक, दो प्रतिजैविक हम लोगों को दिखता ही है, एम्पिसिलिन और क्या चीज़, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कितने प्रतिजैविक प्रतिरोधी स्थल हैं? 2। पूछा जाएगा कि बताइए PBR 322 के पास कितने प्रतिरोधी प्रतिबंधन प्रतिरोधी स्थल है, तो हम लोग क्या बताएंगे, कौन कौन? एम्पिसिलिन के लिए है एक, और एक किसके लिए है, टेट्रासाइक्लिन के लिए है कि नहीं? एम्पिसिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन के लिए, दोनों के लिए है। तो हम लोग जब अपने विजातीय डीएनए को जोड़ना चाहते हैं ना, तो दोनों में से किसी एक पे हम लोग जोड़ दें, किसी एक पे। पता है क्या होगा इससे? अगर एक पे जोड़ते हैं तो ये TTR वाला भाग तो हट जाएगा, बचेगा कौन, AMPR वाला। मतलब इस प्लाज्मिड के पास कम से कम एक जो है एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन है। रेजिस्टेंट मतलब बचाने वाला, प्रतिरोधक अर्थात बचाने वाला। अगर इस प्लाज्मिड को हम लोग जो है किसी ऐसे माध्यम में रखते हैं जहाँ एम्पिसिलिन है, तो वहाँ ये नुकसान नहीं हो पाएगा, ये नष्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नष्ट नहीं होगा? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन से बचने वाला जीन है। समझ में आ रहा है ना। ये भी पॉसिबल है कि हम लोग अपने विजातीय डीएनए को जो है एम्पिसिलिन के स्थान पर जोड़ दें। किसके स्थान पर जोड़ दें? एम्पिसिलिन के स्थान पर जोड़ दें। तब क्या बचेगा इसके पास, बताएं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बचेंगे इसके पास। तो अब अगर इस प्लाज्मिड को किसी ऐसे माध्यम में हम लोग डाल रहे हैं जहाँ टेट्रासाइक्लिन है, तो क्या ये नष्ट हो जाएगा या बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा? सुरक्षित रहेगा, एकदम सिंपल सी बात है, ये सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ना प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्लाज्मिड को, अपने डिज़ायरेबल डीएनए को ऐसे जगह पे जोड़ते हैं कि कम से कम उसके पास एक प्रतिरोधी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन उपस्थित रहे। समझ में आ रहा है ना। वही बात समझाया गया है यहाँ पे। अब उनका रेप्लिकेशन होगा, हाँ रेप्लिकेशन होगा। वो इससे आगे जाते हैं तब हो सकता है कि उनका रेप्लिकेशन ना हो, हाँ तो फिर दिक्कत है। रेप्लिकेशन प्रोटीन के पास लगाते हैं तो फिर परेशानी है। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोगों को दिखाया जाएगा, इसको सेव कर लेते हैं, आगे हम लोग चलते हैं ज़रा। एक चीज़ हम लोगों को पता चल गया कि जब एक जीन इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो दूसरा जीन क्या हो जा रहा है, इनएक्टिव हो जा रहा है। इनएक्टिव हो जा रहा है कि नहीं? जैसे मान के चलें, फिर से एक बार फिगर बना देते हैं। यहाँ पे हमने AMPR को छोड़ दिया और AMPR के बदले जो है हम लोग TTR जहाँ होता है, TTR पे अपने डीएनए को जोड़ लिए। समझ में आ रहा है ना। तो बताएं TTR जो है सक्रिय है या निष्क्रिय है? अब निष्क्रिय हो गया है, ठीक है। इसका एक और कंडीशन देखें हम लोग, मान के चले TTR को छोड़ दिया गया, समझ में आया ना, और अपने डिज़ायरेबल डीएनए को हमने यहाँ जोड़ लिया, किसके पास, AMPR के पास। तो इसके पास सक्रियता है या नहीं है? एम्पिसिलिन के लिए सक्रियता नहीं है, निष्क्रिय हो चुका है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ देखें हम लोग ज़रा, दिया है निवेशन से समाप्त हो जाता है। पूरी लाइन पढ़े हम लोग। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। जैसे अगर आप विजातीय डीएनए को संवाहक PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल पर जोड़ सकते हैं, तो जो पुनर्योगज प्लाज्मिड होगा ना, उसका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन बाहरी डीएनए के निवेशन से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं हम लोग ये अच्छे से। अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन के पास जोड़ रहे हैं तो टेट्रासाइक्लिन के लिए उसकी प्रतिरोधकता जो है निवेशन से, निवेशन मतलब इंसर्शन, ठीक है ना, हमारा बाहरी डीएनए इंसर्ट करने के चलते टेट्रासाइक्लिन से प्रतिरोधक जीन जो है वो क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। या फिर जो है इसकी बात करें अगर, तो हमारा बाहरी डीएनए जोड़ने से
ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, पुनर्योगज डीएनए, इसके पास एम्पिसिलिन के लिए निष्क्रियता आ गई। किसके लिए सक्रियता है, किसके लिए निष्क्रियता है? एम्पिसिलिन के लिए निष्क्रियता है और टेट्रासाइक्लिन के लिए सक्रियता है। बातें समझ रहे हैं ना अच्छे से हम लोग। उसी तरह क्या चीज़, तो ORI पे ऐड हो गया तो हमारा डीएनए जोड़ने का कोई मकसद बनता ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसका रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। ORI वो साइट है जो रेप्लिकेशन करवाता है। ORI निष्क्रिय हो जाएगा तो रेप्लिकेशन ही नहीं होगा, तो केवल उस पीढ़ी में रह जाएगा, उसके बच्चों में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हमारा डिजायरेबल डीएनए जो है वो उसके बच्चों में नहीं जाएगा। एक और कंडीशन देगा, दूसरा वाला समझाया जा रहा है। रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। तो पहले वाले कंडीशन को बता रहा है। जैसे मान के चलें कि वो वाला डीएनए हमने बनाया, ऊपर वाला फर्स्ट वाला कंडीशन, फर्स्ट वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो बताएं उसके पास किससे बचने के लिए रेजिस्टेंट जीन है? अभी एम्पिसिलिन, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, किससे बचने के लिए प्रतिरोधी जीन है? एम्पिसिलिन से। हम लोग ना ऐसे जीवाणुओं को डाल देते हैं, किस पे डाल देते हैं बताएं? एक टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम पे। कौन से माध्यम पे? टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम पे। तो क्या टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम पे ये जीवाणु आने के बाद जीवित बचेंगे? नहीं बचेंगे ना। तो इससे जो है पहचान हो जाती है, लिखा है टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। इसमें से कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये तुरंत पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर सेकेंड कंडीशन देखें, एम्पिसिलिन युक्त माध्यम, ठीक है ना? क्या दिया है? एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को तब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? एम्पिसिलिन में जो वृद्धि कर जाए, ठीक है ना, अब उनको जो है हम लोग कहाँ वृद्धि करवाने ले जाएंगे? टेट्रासाइक्लिन वाले पे। तो पुनर्योगज एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन वाला उसके पास रेजिस्टेंट जीन है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर एम्पिसिलिन वाले में रखे हम लोग, टेट्रासाइक्लिन में रखे तो अलग कहानी बनी। अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है हमारे डिजायरेबल डीएनए के पास, तो अगर इसको एम्पिसिलिन माध्यम में रखते हैं तो बताएं एम्पिसिलिन माध्यम में ये जीवित बचेगा या नहीं बचेगा? जीवित बचेगा, जीवित बचेगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन आर है कि नहीं? तो एम्पिसिलिन में ये लिखा है वही बात कि एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में वर्धन करेगा, मतलब वृद्धि करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन, समझ पा रहे हैं ना? क्यों नहीं टेट्रासाइक्लिन पर वर्धन करेगा? क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन से बचने वाला जीन है ही नहीं। सिंपल सी बात है। लेकिन अपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। जो रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, अपुनर्योगज, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। अपुनर्योगज जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है ना, ये पुनर्योगज की कहानी बताई जा रही है। पुनर्योगज की, पुनर्योगज को अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन में रखें तो वो वृद्धि करेगा क्या? नहीं करेगा। एम्पिसिलिन में रखे वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन अगर वो अपुनर्योगज है तो अपुनर्योगज है तो इसमें भी वृद्धि करेगा और इसमें भी वृद्धि करेगा। तो इससे हम लोगों को ना पता चल जाता है कि कौन पुनर्योगज है और कौन अपुनर्योगज है। अगर दोनों ही माध्यम में हमारे जीव जो है विकसित कर रहे हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है? अपुनर्योगज हैं, क्योंकि हमने जीन जोड़ा था किसके स्थान पर? टेट्रासाइक्लिन के स्थान पर। तो उसको जब टेट्रासाइक्लिन में डालते हैं तो उसको वृद्धि नहीं करना चाहिए, और जब एम्पिसिलिन में डालते हैं तो वृद्धि करना चाहिए। अच्छा, नीचे वाले फिगर को लेते हैं तो हाँ, तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट वाले को लेके समझाया गया है। समझ में आ रहा है ना? अगर अपुनर्योगज होगा तो वो किस में वृद्धि करेगा बताएं? दोनों में। अगर अपुनर्योगज नहीं होगा तो उसको वो किस में वृद्धि करेगा? हाँ, एम्पिसिलिन में वृद्धि करेगा। पुनर्योगज है, अगर रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है तो एम्पिसिलिन में वृद्धि करेगा, टेट्रासाइक्लिन में वृद्धि
नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो प्लग ज़रा निकाल देना है वो। तो देखें हम लोग, बताया जा रहा है ना कि इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में क्या करता है। देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही तो पता चल रहा है हम लोगों को। एम्पिसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर, ये दोनों ना सेलेक्टेबल मार्कर यूं ही नहीं कहे जाते हैं। अभी लिखा था ना ऊपर कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यही तो था डिस्कशन कि ये जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं से हमारी पहचान करने में मदद करते हैं। किसको पहचानने में बताएं? रूपांतरजों को और अरूपांतरजों को, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों की पहचान करने में हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, अब एक बात और देखें, एक डिफिनीशन यहाँ से मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है ना, डिफिनीशन जो है वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है ना, इंसर्शनल क्या चीज़? इनएक्टिवेशन। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हम लोग कह लेते हैं। हिंदी में इसका नाम क्या बोलेंगे? निवेशन से निष्क्रियता, निवेशी निष्क्रियता हम लोग कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? निवेशी निष्क्रियता, निवेशन से निष्क्रियता। तो ये अभी बात हमने पहले समझाया कि बताएं, अगर हम लोग अपना बाहरी डीएनए इसमें निवेश करते हैं, इंसर्ट करते हैं, निवेश करना मतलब डालना, इंसर्ट करना, तो इस वाले प्लाज्मिड में जब हमने अपने बाहरी डीएनए को इंसर्ट किया तो क्या टेट्रासाइक्लिन सक्रिय रहा या निष्क्रिय हो गया? निष्क्रिय हो गया। तो हमारे बाहरी डीएनए के डालने से ये जो टेट्रासाइक्लिन से निष्क्रियता हो रही है ना, इसी को हम लोग कहते हैं निवेशी निष्क्रियता। क्या कहते हैं इसको बताएं? निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। किसको बताएं? जब हम लोग अपने बाहरी डीएनए को डालते हैं प्लाज्मिड में, ठीक है ना, और उसमें किसी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की निष्क्रियता हो जाती है, तभी उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़? निवेशन से निष्क्रियता, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे, समझ पा रहे होंगे हम लोग कि जब हम लोग अपने प्लाज्मिड में एक बाहरी डीएनए को ऐड करते हैं तो जिस वाले मतलब प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के पास जोड़ते हैं, उस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन से निष्क्रियता हो जाती है, और इसी घटना को कहते हैं निवेशन से क्या चीज़? निष्क्रियता। समझ में आ रहा है ना? जरा पढ़े यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगजों के चुनाव में सहायता करता है। ठीक है ना, इस घटना को ही हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। याद रहेगा ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये तो हो गया प्रतिजैविकों की मदद से पता लगाना। क्या कोई और भी उपाय है? यहाँ देखें हम लोग, जरा दिया हुआ है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, देख रहे हैं ना, यहाँ परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा और उपाय है जिससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान सकते हो? बेशक एक और उपाय है, ठीक है ना, और वो उपाय है एक क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति। समझ में आ रहा है ना? एक वर्णकोत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति, क्रोमोजेनिक पदार्थ। क्रोमोजेनिक पदार्थ किसको कहते हैं? हम लोग जब भी प्लास्टिड पढ़ते हैं, प्लास्टिड, तो प्लास्टिड में हम लोगों को पता चलता है 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, 3। तो जो क्लोरोप्लास्ट है हरे रंग के लिए होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो सब लाल, नीला, भूरा और जो कलर आते हैं उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो किसी रंग का नहीं होता है। यानी वर्ण या वर्णक, वर्णक तो हम लोग जानते हैं ना जी, हमारे अंदर कितना वर्णक है? हमारे अंदर कितना वर्णक है? एक ही है। कौन सा? मेलानिन। हमारे अंदर कौन सा वर्णक है? वही ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या हो गए? डार्क हो गए। ठीक है, और अगर हम कम हो गया तो सफ़ेद हो गए, है कि नहीं? तो एक वर्णक है हमारे अंदर। पौधों के अंदर जो है अनेकों वर्णक होते हैं, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, इसके चलते उनमें अलग अलग कलर देखने को मिलता है। तो वर्णक का अर्थ हो गया कि जो रंग बनाने का काम करे उसको वर्णक कहते हैं। वर्णकोत्पादकी, यहाँ लिखा हुआ है वर्णकोत्पादकी, वर्णकोत्पादकी। समझ में आ रहा है ना? तो वर्णकोत्पादकी हम लोग किसको कहते हैं? क्रोमोजेनिक, जो रंग उत्पन्न करे। समझ में आ रहा है ना? रंग उत्पन्न करे।
तो जरा देखेंगे रंग उत्पन्न करके हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की पहचान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कर सकते हैं कैसे, वो देखना है। देखिए, प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है। अभी हम लोग जो ऊपर प्रक्रिया पढ़े, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाए, ठीक है ना, तो उसमें कौन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, इसका पता लगाना किसकी मदद से बताएं? प्रतिजैविकों के निष्क्रियण से। थोड़ा टफ प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। उससे आसान प्रक्रिया कोई है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक है ना। लिखा गया है क्योंकि इसमें 2 प्लेटों जिसमें अलग अलग प्रतिजैविक कौन कौन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, होता है, पर एक साथ साथ प्लेटिंग की ज़रूरत होती है। दोनों प्लेट एक साथ जो है, दोनों प्लेटों पे परीक्षण जो है एक साथ करने की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि हम लोगों को ना एक वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हकों की ज़रूरत पड़ती है, और विकास भी हुआ। वैकल्पिक का मतलब अल्टरनेटिव, कोई और उपाय। जैसे एक प्रक्रिया होती है, एक रास्ता हम लोगों को बताया जाता है कि आप इस रास्ते से चले जाइए, तो ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं कि भाई ये रास्ता तो बहुत कठिन है, तो फिर हम लोग क्या पूछते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तो सेम कहानी है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। एक प्रक्रिया प्रतिजैविकों के निवेशन से, ठीक है ना, या उनकी निष्क्रियता से ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का पता लगाना थोड़ा टफ प्रोसीजर है। तो उसको बदलने के लिए जो है हम लोग पुनर्योगज और अपुनर्योगजों में विभेदन के लिए हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं बताएं? वर्णकोत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति में अब हम लोग जांच करते हैं, जो क्या करके हमको बताता है? रंग पैदा करके बताता है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। कितना अच्छा है ये, कलर चेंज हो जाएगा। जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसका, मतलब क्या होगा ये आगे हम लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन कलर को बदल के जो है ना हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की पहचान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बताएं ये कैसे पॉसिबल है? इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंतर स्थापित करते हैं। पुनर्योगज डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है मतलब जहाँ पे हमने अपना बाहरी डीएनए लगा दिया है। समझ में आ रहा है ना? बाहरी डीएनए हमने जोड़ दिया है। तो बाहरी डीएनए जब हम लोग जोड़ दिए हैं, अब उसमें एक और जीन हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे बताएं? बीटा गैल, याद है ना बीटा गैल? लैकोपेरॉन में हमने पढ़ा था। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटा गैल जो है कौन से एंजाइम से बनता है, कौन से जीन से बनता है बताएं? जेड जीन। बहुत अच्छा, जेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज? ये जब जीवाणुओं में जाएगा ना तो लैक्टोज को इंटेक करने की एफिशिएंसी बढ़ाता है, लैक्टोज को अवशोषित करने की, ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है ना? ये काम करता है कौन? बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो वही बात है जिससे एंजाइम संश्लेषित करने वाला जीन क्या हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं निवेशी निष्क्रियता। जहाँ कोई दूसरा जीन डाले कि फिर एक जीन जो है वो निष्क्रिय होना ही होना है, तो इसको हम लोग निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में संसर्गिका अर्थात इंसर्ट नहीं होता है, इंसर्ट नहीं होता है, ध्यान देंगे यहीं पे पहचानने की बात करी जा रही है। अगर हमारे प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होता है तब वर्णकोत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति में कैसी कॉलोनी बनेगी बताएं? निवह माने क्या होता है? निवह माने कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब क्या हो गया? एक नहीं बल्कि बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु, उनको हम लोग कॉलोनी कहते हैं। तो जो निवह बनेगा, जो जीवाणुओं की कॉलोनी बनेगी, वो किस कलर की बनेगी? नीले रंग की, ठीक है ना। अगर हमारा डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है तब, इंसर्ट नहीं हुआ है तब जो है कैसे रंग का बनेगा कॉलोनी बताएं? नीले रंग का। और अगर संसर्गिका की उपस्थिति हुई है, मतलब हमारा डीएनए इंसर्ट हुआ है उसके अंदर, तो हमारा डीएनए इंसर्ट होने के परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसिडेज का निवेशी निष्क्रियण हो जाता है, जिससे बिना रंग वाली कॉलोनी बन जाती है और पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचाने जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट हैं, जो ट्रांसफॉर्मेंट हैं, ट्रांसफॉर्मेंट जो है ये कैसी कॉलोनी बनाएंगे बताएं? ये कलरलेस, बहुत बढ़िया, ये जो है कलरलेस कॉलोनी बनाएंगे।
ट्रांसफॉर्मेंट जो होंगे वो कौन सी कॉलोनी बनाएंगे? कलरलेस। और जो हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है ना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो है ये कैसी कॉलोनी बनाएंगे बताएं? ये ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएंगे, नीला रंग, ठीक है ना। कौन सी कलर की कॉलोनी बनाएंगे? तो ये प्रक्रिया आसान है कि नहीं बताएं? केवल हम लोगों को ना अपने प्लाज्मिड में एक जीन इंसर्ट कर देना है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने वाला। तो अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने वाला जीन इंसर्ट करते हैं तो होता क्या है ना कि अगर हमारा डीएनए इंसर्ट हुआ है तो ये गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा तो कैसा कलर बनेगा? ब्लू कलर बनेगा, यानी वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, सीधी सी बात है, पहचान लेंगे हम लोग। और अगर हमारा जीन इंसर्ट हुआ है तो ये वाला एंजाइम जो है क्या हो गया? एंजाइम जो है ये गायब हो जाएगा। और गायब हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग जो है देखेंगे कैसी कॉलोनी बनेगी? हाँ, अगर हम बीटा गैलेक्टोसिडेज है, उपस्थित है, तो एंजाइम बनेगा और उस समय कॉलोनी कैसे मिलेगी जीवाणुओं की? और अगर हमारा डीएनए है तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा तो कॉलोनी कैसे मिलेगी? बस यही, ऐसे ही हम लोग पहचानते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को, किससे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है अगला टॉपिक, कौन सा? बिल्कुल, इसको कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। पौधों और जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु हम लोग संवाहक, कौन से संवाहक का प्रयोग करते हैं? संवाहक मतलब जो हमारे डीएनए को ढो के ले जाता है। तो कौन से संवाहक का उपयोग किया जाता है पौधों को और जंतुओं को क्या बनाने के लिए बताएं? उसमें जीन क्लोनिंग के लिए। तो इसको हम लोग कल देखेंगे।